Good morning, all of you. So let's start. In last class, we were discussing about cache memory. हम कैश मेमोरी डिस्कस कर रहे थे। कैश मेमोरी में हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन कंटिन्यू किया है उसमें हमने पढ़ा कि कैश मेमोरी क्या होता है। बेसिकली एक ऐसी मेमोरी जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लाई करती है। कैश मेमोरी आपकी एक्सपेंसिव मेमोरी है और फास्टेस्ट मेमोरी है। इसका साइज लिमिटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि कैश मेमोरी जो है वो बेसिकली तीन टाइप की कैश मेमोरी है। आपका एसोसिएटिव कैश, डायरेक्ट मैप कैश एंड थर्ड इज सेट एसोसिएटिव कैश। एसोसिएटिव कैश में क्या हो रहा था, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। इन एसोसिएटिव कैश बेसिकली जो हमारे पास कैश लाइंस थी, उन कैश लाइंस में हमारा जो प्रोसेस है वो कहीं पर भी लाई कर सकता था। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट मैप, उसमें एक पर्टिकुलर कैश लाइन को ही हम डेजिग्नेट करते थे जहां पर हम अपने प्रोसेस को लोड कर सकते हैं या मेन मेमोरी के फ्रेम को लोड कर सकते हैं। लेट्स सी इन दिस डायग्राम। ये कल वाले लेक्चर का ही डायग्राम है। दिस इज डायग्राम ऑफ मैप, डायरेक्ट मैप कैश, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने क्या किया था, अभी तक हमने जो तीन आर्किटेक्चर पढ़े, पहला आर्किटेक्चर था आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या था, हमारी मेन मेमोरी को सिर्फ हम लोग फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे, मतलब वहां पर सिर्फ हम रोज में डिवाइड करते थे और एक पर्टिकुलर रो का कंटेंट हम कैश मेमोरी में किसी भी प्लेस पे रख सकते थे। मतलब ये आपके जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं कैश लाइंस। तो अगर मुझे किसी भी रो का कंटेंट रखना था तो मैं कैश मेमोरी में किसी भी कैश लाइन पे रख सकता था। ये होता था हमारा एसोसिएटिव में। उसके वजह से क्या था, जब हमें सर्चिंग परफॉर्म करना होता था तो सर्चिंग के केस में टाइम इंक्रीज हो रहा था। तो जिस वजह से हम लोग पैरेलल सर्चिंग अप्लाई करते थे और पैरेलल सर्चिंग का डिसएडवांटेज था, इस केस में नंबर ऑफ हार्डवेयर, कंपैरेटर एंड एक्सओर गेट्स आर मोर, तो उसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर पड़ा डायरेक्ट मैप, डायरेक्ट मैप में हमने अपनी मेन मेमोरी को टू डायमेंशनल एरे के तरह कंसीडर किया। अब हर एक रो को हमने यहाँ पर नाम दिया ग्रुप नंबर और हर एक कॉलम को हमने यहाँ पर नाम दिया टैग नंबर। बाकी कैश मेमोरी और वैलिड, इनवैलिड और टैग बिट का पर्पस सेम था जैसे हमारा पास एसोसिएटिव में था। अब यहाँ पर एक एडवांटेज ये हुआ कि हमने जो मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया, हर एक ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हमने कुछ ग्रुप नंबर्स डिफाइन किए हैं। मतलब अगर ग्रुप नंबर 0 है तो पहली रो में जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप 0 को। अब ग्रुप 0 है तो कैश मेमोरी में इसके इस ग्रुप के लिए एक फिक्स प्लेस है, मतलब ये कैश लाइन 0 पे ही आ सकता है। अगर हम ग्रुप 0 के किसी भी ब्लॉक को लोड करना है तो यहाँ पर फिक्स है कि कैश लाइन 0 पर ही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इसमें आएगा। इसके बाद अगर कैश मेमोरी में कंटेंट प्रेजेंट है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट और इनवैलिड बिट सेट करेंगे और टैग टेबल में हम लोग ये सेट करते हैं कि कौन सा टैग नंबर का कॉलम हमने इसमें लोड किया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव भी इसी से मिलता जुलता है। अभी तक इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि हम एक ग्रुप को, मतलब अगर हम ग्रुप 0 की बात कर रहे हैं तो जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को सिर्फ हम कैश लाइन 0 में ही रख सकते हैं। कैश लाइन 0 के अलावा हम और किसी भी प्लेस में कैश मेमोरी में नहीं रख सकते। तो सेट एसोसिएटिव कैश आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को एक सेट ऑफ कैश लाइन में रख सकते हैं। यहाँ पर अब हम कैश लाइंस के अभी सेट की बताते हैं कैसे बनेगा। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को, अभी तक एक
पर्टिकुलर कैश लाइन में रख रहे थे, अब एक सेट में रखेंगे। मतलब एक सेट हमने डिफाइन किया, उस सेट में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगनिंग। एज वी हैव सीन इन लास्ट एग्जाम्पल, वही कंडीशन लेके दोबारा से नेक्स्ट वाला आपका जो मेथड है सेट एसोसिएटिव, इसको स्टडी करते हैं। तो द टॉपिक इज सेट एसोसिएटिव कैश। सेट एसोसिएटिव कैश में अगेन जो हमने कल एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज CPU generated physical address is of 16 bits। मतलब CPU ने जो एड्रेस जनरेट किया फिजिकल एड्रेस वो हमारा 16 बिट का है। अब दिस फिजिकल एड्रेस हैज 3 कंपोनेंट्स। इसमें भी 3 कंपोनेंट्स होंगे जैसा हमारा लास्ट में था डायरेक्ट मैप में। कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला कंपोनेंट है आपका, और वी कैन से फर्स्ट कंपोनेंट इज टैग नंबर। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा ग्रुप नंबर। थर्ड कंपोनेंट इज बाइट विथ इन ब्लॉक। बाइट विथ इन ब्लॉक। अगेन लेट्स assume, suppose the bits required for each information is, अगेन जो सेम हमने कर लिया था वैसे ही टैग नंबर के लिए सपोज हमें चाहिए 5 बिट्स। सिमिलरली जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर के लिए वी रिक्वायर 8 बिट्स। नेक्स्ट सी जो आपका बाइट्स हैं, बाइट्स विथ इन ब्लॉक, इसके लिए सपोज हमें चाहिए 3 बिट्स। ठीक है, जैसे कल वाले में कैलकुलेशन था सेम वैसी तरह से। अब टैग नंबर टोटल उसके लिए चाहिए 5 बिट्स, तो 5 बिट्स चाहिए, मतलब टोटल टैग नंबर्स कितने होंगे हमारे पास? टोटल टैग नंबर इज इक्वल टू 2 की पावर 5 मींस 32। सिमिलरली टोटल ग्रुप्स कितने होंगे हमारे पास? टोटल ग्रुप नंबर 2 की पावर 8, क्योंकि 8 बिट की इंफॉर्मेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 256। नेक्स्ट मेमोरी में जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं उन ब्लॉक्स का साइज क्या होगा हमारा? जो बाइट्स विथ इन ब्लॉक, मतलब साइज ऑफ ब्लॉक इन कैश या मेन मेमोरी, ये कितना होगा हमारा? 2 की पावर 3 बिट्स, मतलब टोटल 8 बाइट्स का साइज। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है जैसा हमने कल वाले एग्जांपल में कंसीडर किया था। टोटल टैग नंबर्स हैं हमारे पास 32, टोटल ग्रुप्स हैं 256, टोटल ब्लॉक का साइज है हमारा 8 बाइट्स। अब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये आपका जाएगा 0 से 31 टैग नंबर्स। ग्रुप नंबर्स जाएंगे हमारे 0 से 255 और साइज ये आपका फिक्स है 8 बाइट्स। ठीक है,
यहां तक क्लियर है? जो हमने अभी तक डायरेक्ट मैप पढ़ा था, डायरेक्ट मैप में क्या हो रहा था कि एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही एलिमेंट को हम कैश मेमोरी में रख सकते थे। तो अगर आपको सेम ग्रुप के दो एलिमेंट्स राइट करने हैं, तब उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था कैश मेमोरी में, क्योंकि हमारे पास कैश मेमोरी में साइज सिर्फ एक ही ब्लॉक का था। तो इस वजह से ये उसका डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से हम लोग मूव कर रहे हैं सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी पे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हाइट बोर्ड इज विजिबल? ओके, ठीक है। सपोज अब जैसे हमने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल स्टडी किया था, उसी तरह से यहाँ पर हमने अपनी मेन मेमोरी को कुछ सर्टेन ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ठीक है, ब्लॉक्स में डिवाइड किया मतलब यहाँ पर हम अपनी मेन मेमोरी को जो कंसीडर कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल एरे के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आया, रोज और कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद। ठीक, व्हाट इज दिस? दिस इज मेन मेमोरी, और वी कैन से फिजिकल मेमोरी। जो रोज हैं वो हमारा क्या डिफाइन करती हैं? ग्रुप नंबर। तो ये हमारे हो गए ग्रुप नंबर। दिस इज ग्रुप नंबर 0, दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, लाइकवाइज दिस इज ग्रुप नंबर 255। टोटल 256 थे, नंबरिंग स्टार्ट हुई 0 से, तो इस वजह से ये आपके 0 से लेके 255 तक। नेक्स्ट, कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग हमारा होता है टैग नंबर्स। टैग नंबर के लिए फर्स्ट कॉलम दिस इज 0 टैग नंबर, ये आपका 1 टैग नंबर, दिस इज टैग नंबर 2, टैग नंबर 3, लाइकवाइज दिस विल बी योर टैग नंबर 31। क्योंकि जो हमने एड्रेस कैलकुलेट किया उसमें हमारे टोटल 32 टैग नंबर्स आ रहे थे, तो 0 से लेके 31 तक ये हमारे टैग नंबर्स हो गए। ठीक है, अब ब्लॉक्स की बात करें तो ये ब्लॉक आपका हो गया 0, दिस विल बी ब्लॉक नंबर 1, दिस विल बी ब्लॉक नंबर 2, लाइकवाइज ये आपका आएगा ब्लॉक नंबर 255, ये हो गया 256, दिस विल बी 257, 258 and this will be your 511, likewise this will be 512, 513, इस तरह से। लास्ट रो पे आते हैं, ये आपका होगा 7936 एंड दिस विल बी योर 8191। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया। हर एक ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। नेक्स्ट, जो रोज हैं हमारी वो ग्रुप नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो कॉलम नंबर्स हैं वो हमारे टैग नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास एक कैश मेमोरी होती थी। ठीक है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में कितनी लाइन कैश लाइंस होंगी? सपोज यहाँ पर हमारे जो कैश लाइंस जितने ग्रुप्स थे इतनी ही कैश लाइंस हमारे यहाँ पर कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, मतलब 0 से लेके 255 तक। तो कैश मेमोरी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हुआ हमारा। These are cache lines. This is cache memory. कैश मेमोरी में ये है कैश लाइन 0, कैश लाइन 1, 2, कैश लाइन 3, लाइकवाइज लास्ट वाला आपका होगा कैश लाइन 255। ठीक है, नेक्स्ट,
जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज सेट एसोसिएटिव सॉरी एसोसिएटिव कैश, सेट एसोसिएटिव कैश। अब जो हमने यहां पर अभी आपको बताया, दीज आर कैश लाइंस। कैश लाइंस का मतलब जो हम यहाँ पर कैश मेमोरी में ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं कैश लाइंस। अब ये मेमोरी आपकी जितने बिट की या जितने एसोसिएटिव है, उसके हिसाब से इसमें हम यहाँ पर पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारा ये टू लाइन सेट एसोसिएटिव कैश है, तो टू लाइन का मतलब कैश मेमोरी का साइज हमारा कुछ इस तरह से ये डिवाइड होगा सेंटर से, मतलब दो पार्ट्स। कैश मेमोरी में हर लाइन पे दो ब्लॉक्स अवेलेबल है। सपोज मैंने कहा कि कैश मेमोरी दिस इज 3 लाइन सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी, तो इसमें एक कैश लाइन पे हमारे 3 प्लेसेस अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल कैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी जितने भी आपने मेन मेमोरी में ग्रुप्स बनाए हैं उनके करस्पॉन्डिंग इनटू 3। मतलब हमारे यहाँ पर टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 255 सॉरी 256। कैश मेमोरी में हमारा कितना आया, टोटल लाइंस 256। हमने हर एक ब्लॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 256 इंटू 3, इतने साइज की हमें कैश मेमोरी चाहिए। जो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स आपने डिवाइड किए, दिस इज योर कैश लाइन डिवीजन, इसी को हम कहते हैं L1 L2 L3 कैश। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा पढ़ा कि L3 कैश, तो L3 कैश मेमोरी का मतलब कि यहाँ पर 3 सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी यूज हो रही है। 3 का मतलब एक कैश लाइन में 3 ब्लॉक्स अवेलेबल है। अब जैसे कल वाले में रिस्ट्रिक्शन था जो हमने पढ़ा था डायरेक्ट मैप, डायरेक्ट मैप में क्या था कि अगर हम ग्रुप 0 के करस्पॉन्डिंग बात करें, तो ग्रुप 0 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस केस में 0, 256, 512 या 7936, इनमें से हम किसी एक ही एलिमेंट को कैश लाइन 0 पे रख सकते थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही ब्लॉक अवेलेबल था। अब यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हम इस ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को इन 3 में से किसी भी ब्लॉक में रख सकते हैं। जहां पे आपका कैश लाइन नंबर 0 होगा, 0 में हम इस ब्लॉक पे भी रख सकते हैं, इस ब्लॉक में भी रख सकते हैं, इस ब्लॉक में भी रख सकते हैं। तो जो हमारा वहां पर लिमिटेशन था कि हम एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही ब्लॉक को लोड कर सकते थे, अब यहाँ पर हम एक ग्रुप में से अगर 3 वे हमारा सेट एसोसिएटिव मेमोरी है तो 3 को, अगर 2 का है तो 2 ब्लॉक्स को। इसी टाइप से ये कितना भी हो सकता है, 3, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। तो जितना है, मतलब हम उस ग्रुप के एलिमेंट्स में से किसी को भी इस पर्टिकुलर सेट में रख सकते हैं। अब 256 है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 256 यहां पर आ जाए, क्योंकि 256 बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 0 पे। तो ग्रुप नंबर 0 पे है, इसका मतलब ये हमेशा कैश लाइन नंबर 0 पर ही आएगा। तो कैश लाइन 0 पे हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। सपोज मान लेते हैं ये A ब्लॉक है, सेकेंड इज B ब्लॉक, दिस इज C ब्लॉक। तो 256 A, B या C में से किसी भी प्लेस में आ सकता है जो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने एल्गोरिथम कौन सी यूज करी है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या बताया, जब हमारे पास कैश लाइन में
कैश लाइन में 3 सेट्स हमने क्रिएट किए हर एक ग्रुप के करस्पॉन्डिंग। तो अब इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा। अब इस सेट के लिए जो हमारे पास हम वैलिड बिट और इनवैलिड बिट सेट करते थे, वो हमें अब तीनों ब्लॉक्स के लिए सेट करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास वैलिड बिट और इनवैलिड बिट की इंफॉर्मेशन थी, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने कितने कितने सेट एसोसिएटिव की आपने कैश मेमोरी ली है। तो इस एग्जांपल में आई एम टेकिंग 3 सेट एसोसिएटिव मेमोरी। तो हमारे पास जो वैलिड बिट और इनवैलिड बिट की इंफॉर्मेशन होगी, उसमें भी हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अगेन इसमें कितनी रोज होंगी, ये है आपका वैलिड और इनवैलिड बिट का टेबल। ठीक है, दिस इज फॉर कैश लाइन 0, दिस इज फॉर कैश लाइन 1, ये कैश लाइन 2 के लिए, कैश लाइन 3 के लिए, लाइकवाइज ये आपका है कैश लाइन 255 के लिए। तो अब सपोज मैंने इस 256 को लोड किया कैश मेमोरी में, तो 256 इस कैश लाइन 0 में कहीं भी आ सकता है। हमारे पास तीनों ब्लॉक्स अवेलेबल थे, तो सपोज मैंने इसको 256 को यहाँ पहले ब्लॉक में लोड करा, तो 256 पहले ब्लॉक में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें वैलिड बिट सेट करना होगा। वैलिड बिट सेट किया इसमें। अब ये अगर इसको हम मान लेते हैं ग्रुप नंबर ABC रो हमारा, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैलिड बिट में भी हमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। कॉलम नंबर ए में हमारे पास एक पेज लोडेड है, तो कॉलम नंबर ए पे हमने वैलिड बिट सेट किया, बी पे कोई अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर हमारा इनवैलिड, सी पे कोई अवेलेबल नहीं है तो ये इनवैलिड। ठीक, अब सिमिलरली इसी के साथ हमारे पास एक टैग मेमोरी होती थी। टैग मेमोरी भी हमारी सेम, जब ये आपका 3 स्ट्रक्चर है तो ये भी आपका 3 कॉलम्स में होगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड। हाँ, तो जब हमने यहाँ पर 3 एसोसिएटिव कैश मेमोरी लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी टैग मेमोरी है या टैग टेबल है, इसको भी हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया। हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी हमारा डिवीजन है। ठीक है, अब सपोज दिस इज योर टैग मेमोरी, ये हमारा टैग मेमोरी है। यहाँ पर हमने 256 को लोड किया है, तो 256 हमारा किस टैग नंबर को बिलोंग कर रहा है, टैग नंबर 1 को, तो इसके करस्पॉन्डिंग टैग मेमोरी में एंट्री होगी 1। ठीक है, अब जब सिस्टम स्कैन करेगा, जब सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया 256 ब्लॉक के लिए, तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट आई, यहाँ पर हमने चेक किया 1 है, उसके बाद वैलिड इनवैलिड चेक किया, वैलिड इनवैलिड में के बाद अगर वैलिड है तो हम कैश मेमोरी पे गए, इनवैलिड सेट होता तो हम उसको मेन मेमोरी से लोड करते कैश मेमोरी में। तो यहाँ पर वैलिड बिट सेट है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुंच गए इस पर्टिकुलर ग्रुप नंबर, मतलब ये हमारा है कैश लाइन 0। कैश लाइन 0 में पहले सेट में है, ये पहले एलिमेंट पे वैल्यू, तो ए वाले ब्लॉक में हमारा ये पेज लोडेड है। अब सपोज इसी तरह से, सपोज नाउ आई वांट टू लोड दिस पेज नंबर 2, जो ये पेज नंबर 2 है इसको लोड करना है। तो जब ये लोड होगा तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, तो बेसिकली ये हमारा जाएगा कैश लाइन 2 पे। कैश लाइन 2 मतलब
यहाँ पर इसके पास 3 स्पेस अवेलेबल है, 1 2 3, इन 3 में से कहीं पर भी जा सकता है। सपोज इस बार यहाँ पर कोई पेज पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने सेकेंड वाली पोजीशन पे 2 को लोड किया, इसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट सेट किया। नेक्स्ट ये 2 हमारा किस टैग नंबर को बिलोंग कर रहा है, टैग नंबर 0 को। तो यहाँ पर टैग टेबल में आपका कैश लाइन 2 के करस्पॉन्डिंग सेकेंड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारी टैग वैल्यू सेट हो गई, सॉरी 0, दिस विल बी 0, क्योंकि ये हमारा टैग लाइन टैग नंबर 0 पर है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, सपोज दिस टाइम अब मुझे लोड करना है 513 को। तो 513 ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करेगा। ग्रुप नंबर 1 में ये 3 सेल्स हैं हमारे पास। सपोज मैंने इसको लोड किया यहाँ पर 513 को, इसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट, इसका टैग नंबर है 2, तो यहाँ पर टैग मेमोरी में पोजीशन आ गई 2, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए, दैट्स इट विद द सेट एसोसिएटिव कैश। सेट एसोसिएटिव कैश में बेसिकली जो यहाँ पर हमने डिविजन्स क्रिएट किए हैं, इस डिवीजन के बेस पे हमारा डिसाइड होगा कि कितने बिट का सेट एसोसिएटिव या कितने लाइन का हमारे पास कैश मेमोरी है। तो अगर सपोज मैंने इसको 5 पार्ट्स में ब्रेक किया होता तो L5 कैश मेमोरी होता है, सिमिलर, ठीक है। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, टैग नंबर रिपीट कर दीजिए। अच्छा एक सेकेंड, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज अब यहां पर मुझे लोड करना है इसको 512 को, ठीक। तो 512 ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 0 को। इसको लोड करना है मुझे यहाँ पर ग्रुप 0 में। ग्रुप 0 में हमारे पास एक ब्लॉक ए वाला पहले से फिल्ड है, बी और सी अवेलेबल है। सपोज मैंने इसको लोड किया सी वाले में, ठीक है, 512 यहाँ पे लोड हुआ। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये जो इनवैलिड बिट था ये हमारा हट गया, यहाँ पर हमने सेट किया वैलिड बिट। अब इसके करस्पॉन्डिंग टैग नंबर क्या था, 512 के करस्पॉन्डिंग टैग नंबर 2 था, तो यहाँ पर टैग नंबर 2, ठीक है, टैग मेमोरी में टैग नंबर 2। अब जब भी सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया तो हमने सबसे पहले चेक किया टैग नंबर, ठीक है। जैसे हमारा ग्रुप नंबर था 0 और टैग नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 0 मतलब ये। अब इस ग्रुप में इस पर्टिकुलर रो में कहीं पर भी हमारा 2 लाई कर रहा है कि नहीं। अगर 2 लाई कर रहा है तब हमने 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर चेक किया कि वैलिड बिट सेट है कि इनवैलिड। वैलिड सेट है मतलब ये पेज हमारा कैश मेमोरी में लोडेड है, ठीक है। टैग में कैसे फिलिंग हो रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टैग मेमोरी में हम बेसिकली कैसे एलिमेंट्स को फिल कर रहे हैं। टैग मेमोरी में फिल करने का पर्पस ये है कि जो भी पेज आप लोड कर रहे हो, जो भी ब्लॉक का कंटेंट लोड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मैं 511 को लोड करना है मुझे, तो 511 का टैग नंबर क्या है, 1। तो 511 का टैग नंबर है 1। तो जब हम इसके करस्पॉन्डिंग लोड करेंगे इस ब्लॉक को कैश मेमोरी में, तो हम जो टैग मेमोरी है वहां पर हम टैग नंबर 1 सेट करेंगे। अब ये टैग मेमोरी 501 हमारा किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, 255। तो मतलब ये वाली लास्ट वाली रो में जाएगा 255। अब जिस भी ब्लॉक में हमने 512 11 को लोड किया है,
वेदर हमने ए में लोड किया है, बी में लोड किया है या सी में, जिस भी ब्लॉक में लोड किया है उसी ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंट्री होगी। अगर 511 को मैंने सपोज बी वाले में लोड किया तो यहाँ पर टैग मेमोरी में बी वाले में हम लोड करेंगे इस 511 का टैग नंबर जो कि है 1, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ मुझे 257 को लोड करना है तो 257 का भी टैग नंबर 1 है। अब 257 को हम ए में भी लोड कर सकते हैं और बी में भी लोड कर सकते हैं और सी में भी। ठीक है, तो इन तीन में से कहीं पर भी लोड कर सकते हैं। अब सपोज मैंने इसको ए वाले में ही लोड किया तो यहाँ पर जब लोड किया तो टैग मेमोरी में हम इसके करस्पॉन्डिंग टैग नंबर क्या है 1, तो 1 को रखेंगे, 1 ए वाले ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने इस पेज को कैश मेमोरी में ए ब्लॉक पे लोड किया है। अगर बी पे लोड किया होता तो हम यहाँ पर एंट्री रखते हैं, सी पे लोड किया होता तो हम इस ब्लॉक में एंट्री रखते हैं। यहाँ पर एंट्री वही आएगी, वैल्यू वो आएगी जो आपका टैग नंबर है। लास्ट एक और एग्जांपल, सपोज मुझे अब की बार लोड करना है ये 8191 ब्लॉक को लोड करना है कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में सपोज मैंने इसको पहले ब्लॉक में लोड किया 8191, यहाँ पर वैलिड बिट सेट किया इसके करस्पॉन्डिंग। वैलिड बिट सेट करने के बाद नेक्स्ट इसका टैग नंबर क्या था, टैग नंबर था 31, तो इस 31 के करस्पॉन्डिंग एंट्री करनी है मुझे इसमें। अब ये पहले ब्लॉक में लोड हुआ है तो यहाँ पर पहले ब्लॉक में नंबर आएगा 31। ठीक है, क्लियर है? अब और कोई क्वेश्चन अभी तक? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर कैश मेमोरी फुल हो जाएगी तो हम कैसे दूसरे पेज को या दूसरे ब्लॉक को लोड करेंगे। ठीक है, ठीक, जैसे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पेज और लोड कर दिया 0। ठीक, अब इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे यहाँ पर लोड करना है 7936। 7936 के करस्पॉन्डिंग सीपीयू ने कोई फिजिकल एड्रेस जनरेट किया। फिजिकल एड्रेस का मतलब अगेन फिर से बता रहा हूं कि जो हमने पेज मैपिंग टेबल, अगर हमने पेजिंग टेक्निक यूज करी है, सेगमेंटेशन यूज किया है तो सेगमेंट मैप टेबल, इन दोनों टेबल्स को रेफर करने के बाद जो हमने लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट किया, हम उस एड्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस, बट उसको रेफर करने के बाद पेज मैप टेबल में और सेगमेंट मैप टेबल में हमने कैलकुलेट कर लिया फिजिकल एड्रेस। अब उस फिजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो सपोज फिजिकल एड्रेस हमारा आया 7936 के करस्पॉन्डिंग। अब 7936 को हमें लोड करना है कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में इस सेट में हम कहीं पर भी लोड कर सकते थे, कैश लाइन 0 पर। कैश लाइन 0 पर हमारे पास ऑलरेडी सारे के सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं। अब कहां पर रखेंगे, तो यहाँ पर अब हमें किसी भी पेज को रिप्लेस करना होगा। अब किस पेज को रिप्लेस करेंगे ये आपका डिपेंड करेगा हम कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं। यहाँ पर कैश मेमोरी में कंटेंट है तो कैश मेमोरी में जब कंटेंट होगा तो जो आपका सेम लॉजिक था पेज रिप्लेसमेंट का वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सपोज मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर यूज करना है LRU, जो भी इन तीन में से लास्ट रिसेंटली यूज हुआ था। सबसे लास्ट में सपोज मैंने यूज किया था सबसे पहले 0 को, तो अब 0 को हम रिप्लेस करके 7936 को लाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप मेन मेमोरी में लोड कर रहे हैं पेज को या कैश मेमोरी में लोड कर रहे हैं, दोनों ही केस में हम कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करेंगे।
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जरूरी नहीं है कि जो मेन मेमोरी के लिए यूज हो रही है वही कैश मेमोरी के लिए भी यूज हो। हम मेन मेमोरी में सपोज ऑप्टिमल लगा दें और कैश मेमोरी में हमने एफसीएफएस लगा दिया, ठीक है, तो या हमने यहाँ पर एलआरयू लगा दिया। तो यहाँ पर डिपेंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे करेगा, बट दोनों के करस्पॉन्डिंग, कैश मेमोरी के करस्पॉन्डिंग और मेन मेमोरी के करस्पॉन्डिंग हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिफरेंट हो सकता है। बस जो फिक्स रहेगा वो ये है कि आपके जो मेमोरी में आपने ब्लॉक्स डिवाइड किए हैं, कैश मेमोरी को अगर आपने 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है तो आपके पास वैलिड बिट और इनवैलिड बिट में 3 कॉलम्स होने चाहिए। टैग मेमोरी में भी करस्पॉन्डिंग 3 कॉलम्स होने चाहिए। अगर आपने 10 में डिवाइड किया है तो यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड बिट के लिए 10 कॉलम्स और टैग मेमोरी के करस्पॉन्डिंग भी 10 कॉलम्स, इस तरह से। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो भी हम यहाँ पे एक कैश लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं एक कैश लाइन को, तो जो तीनों पार्ट्स होंगे ये तीनों पार्ट्स इक्वल साइज के होंगे। मतलब इस केस में अगर मैं बात करूं तो सपोज हमारे पास जो मेन मेमोरी का ब्लॉक था, ये मैंने अभी क्या कैलकुलेट किया कि 8 बाइट का एक ब्लॉक होगा, तो 8 बाइट का एक ब्लॉक है, तो इसके मतलब कि कैश मेमोरी में ये जो ब्लॉक होगा ये भी 8 बाइट का होगा, ये ब्लॉक भी 8 बाइट का होगा। इस तरह से जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे 8 ब्लॉक्स के होंगे, ठीक है। जितना आपका मेन मेमोरी में ब्लॉक है उसी साइज में यहाँ पर मेन मेमोरी हमारी ज्यादा बड़ी थी मतलब अगर हम इसका साइज टोटल साइज कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 256 इंटू 32 इंटू 8, ये हमारी ही मेन मेमोरी। और कैश मेमोरी का साइज कैलकुलेट करें तो कितना हुआ 256 इंटू 3 इंटू 8 बाइट्स। कैसे निकाला, रोज इंटू कॉलम्स इंटू साइज, यहां पर भी रोज इंटू कॉलम इंटू साइज। तो मेन मेमोरी के लिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर साइज रोज थी 256 इंटू कॉलम्स थे 32 इंटू एक ब्लॉक का साइज था 8, तो ये हुआ हमारा टोटल साइज मेन मेमोरी का। इस एग्जांपल में अगर मैं कैलकुलेट करूं कैश मेमोरी का साइज, तो कैश मेमोरी का हमारा साइज जो होगा दैट विल बी 256, क्योंकि यहाँ पर 256 रोज थी, कॉलम्स कितने हैं 3 और हर एक ब्लॉक का साइज कितना है 8 बाइट्स, तो कैश मेमोरी का साइज ये हुआ, ठीक है। अच्छा कैश मेमोरी का साइज ये हुआ, मगर अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सेव करनी है। जो टैग मेमोरी या जो वैलिड इनवैलिड बिट की हम इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं इसको भी तो स्टोर करने के लिए कहीं पर साइज चाहिए होगा। तो अब इस केस में ये हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम से इस अपनी कैश मेमोरी को कुछ सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, ये आपका हार्डवेयर रिलेटेड है। तो जितना भी आपने कैश मेमोरी को इनिशियली कैश लाइन के करस्पॉन्डिंग आपने हार्डवेयर सेट किया वही आपका यूज होगा यहाँ पर भी, ठीक है। किसी भी तरह से हम कैश मेमोरी को प्रोग्रामेटिकली डील नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार बस जल्दी से। We have studied 3 mapping techniques or 3 type of cache memory, associative cache, दूसरा था हमारा डायरेक्ट मैप कैश और थर्ड हमारा था सेट एसोसिएटिव। जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया वो इस केस में था हमारा 3 वे, तो सेट एसोसिएटिव कैश। जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया है वो है 3 वे सेट एसोसिएटिव।
अब बात करते हैं एसोसिएटिव कैश में। एसोसिएटिव कैश में क्या था कि हमारा जो मेन मेमोरी में ब्लॉक था वो कैश मेमोरी में किसी भी ब्लॉक में लोड हो सकता था। समरी यहां पर टाइप कर रहा हूं, मेन मेमोरी block can be loaded anywhere in the कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में कहीं पर भी लोड कर सकते हैं, मतलब कैश लाइन की बात कर रहे हैं, किसी भी कैश लाइन में, एनी कैश लाइन। ठीक है, जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है, सपोज अगर हम 0 की बात कर रहे हैं तो 0 हमारा कैश मेमोरी में किसी भी लाइन पर आ सकता है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट इसमें जो इसका ड्रॉबैक था, इसमें for searching the page in cache memory require कैश मेमोरी में सर्च करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था लीनियर सर्च, दूसरा ऑप्शन था पैरेलल सर्च। तो अगर लीनियर सर्च हम करते हैं मेन मेमोरी में, मतलब सॉरी कैश मेमोरी में सर्च करने के लिए किसी पेज को, तो दिस विल टेक टाइम, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जब टाइम हमने कैश मेमोरी में ही सर्च करने में लगा दिया तो कैश मेमोरी लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ कि हम कैश मेमोरी में सर्च करेंगे पहले, उसके बाद मेन मेमोरी से रेफर करेंगे। इससे तो हम डायरेक्ट मेन मेमोरी से ही रेफर कर लेते हैं। तो इस वजह से अगर लीनियर सर्च हमने लगाया तो यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जो एक ड्रॉबैक है कैश मेमोरी को यूज करने का। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पैरेलल सर्च। अब पैरेलल सर्च के लिए वी रिक्वायर XOR गेट और कंपैरेटर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा हो गई पैरेलल सर्च के केस में। नेक्स्ट, डायरेक्ट एसोसिएट में हमने क्या किया, मेन मेमोरी के जो ब्लॉक्स थे, अब मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर कैश लाइन में ही लोड कर सकते थे। मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी लोडेड इनटू अ predefined cache line only। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म है, आ मतलब सिर्फ एक ही कैश लाइन में कर सकते हैं, प्री डिफाइंड ये लाइन किस ब्लॉक में लोड होगा ये पहले से डिफाइंड है। अगर कोई एलिमेंट, कोई ब्लॉक हम ग्रुप नंबर 2 का लोड कर रहे हैं तो वो हमेशा कैश लाइन 2 में ही जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो जो पेज था हम उसको स्वैप आउट करेंगे, तब हम इसको लोड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड तो इंक्रीज हुई इन कंपैरिजन टू एसोसिएटिव कैश, बट यहाँ पर हमें हर बार टाइम जो लग रहा था वो पेज स्वैप आउट में लग रहा था, क्योंकि हमारे पास हर एक ब्लॉक में से लोड करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक ही ब्लॉक था। ठीक है, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन कैश, कैश मेमोरी में लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी कि हमें सिर्फ इसी में लोड करना है, तो जिसकी वजह से हम बार बार पेज को स्वैप आउट कर रहे थे। सेट एसोसिएटिव में हमने क्या किया, यहाँ पर सेम चीज, मेन मेमोरी ब्लॉक को हमने यहाँ पर लोड किया, ब्लॉक कैन बी लोडेड इनटू अ प्रीडिफाइंड, अब यहां पर भी प्रीडिफाइंड सेट है, प्रीडिफाइंड सेट ऑफ
कैश लाइन, कैश लाइन का प्री डिफाइंड सेट है, वहां पर लोड होगा। ठीक है, तो जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उस केस में अगर कोई ग्रुप नंबर 2 का है तो वो कैश लाइन 2 में जो भी हमारे ब्लॉक्स आएंगे उनमें से कहीं पर भी लोड हो सकता है। एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था, हम इसको भी कैश लाइन कह रहे हैं इस ब्लॉक को, और जो दूसरे रो में है इसको भी कैश ब्लॉक, कैश लाइन कह रहे हैं, इसको भी कैश लाइन कह रहे हैं। तो यहाँ पर कैश लाइन का अरेंजमेंट इस तरह से है कि हम इसको भी 2 डायमेंशनल एरे की तरह कंसीडर कर रहे हैं जैसे हम मेन मेमोरी को कर रहे थे। तो बेसिकली ये भी हमारे कैश लाइंस हैं। अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो कैश मेमोरी को हमने अब की बार 256 लाइंस में नहीं डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया है 256 into 3, इतनी लाइंस में हमने कैश मेमोरी को डिवाइड किया है, इतने ब्लॉक्स में। अब जो ब्लॉक बना उसको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया इस ऑर्डर में। तो ये आपका ब्लॉक नंबर 0 होगा, ये आपका ब्लॉक नंबर होगा 256, ये ब्लॉक नंबर होगा 512। तो कैश लाइन में हमने अब जो ब्लॉक्स क्रिएट किए 0, 256 और 512, इन सेट को हमने ग्रुप नंबर 0 के लिए रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने यहां पर आपका लिखा है, दिस मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी लोडेड इनटू प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कैश लाइन। बस दैट्स इट। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है, जितना डिस्कस किया है इससे बाहर का आपका सिलेबस में नहीं आता है। ऑल्दो ज्यादातर जो आपसे कैश मेमोरी पे क्वेश्चन आता है वो सिंपल क्वेश्चन आता है कि कैश मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट नोट लिखिए बस। रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो डायग्राम बनाना है आपको, जो की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स के बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, कैश मेमोरी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी के टाइप्स, और जो प्रिंसिपल बताया था कि सीपीयू एक्सेस करता है रजिस्टर्स को, रजिस्टर्स एक्सेस करते हैं कैश मेमोरी को, कैश के बाद मेन मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी। ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए अपना आंसर तैयार करिएगा। दैट्स ऑल विद द यूनिट 4 एंड दिस टॉपिक। अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है यूनिट 1 से लेके 4 तक, इसमें कहीं पे डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन और है